चलिए, आज का जो टॉपिक हमको देखना है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, या हिंदी में जिसे कहा जाता है क्या, संवैधानिक विकास। ठीक है, या फिर इसे एक और चीज का, भारतीय संविधान के विकास का ऐतिहासिक घटनाक्रम, इन चीजों में कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो पढ़ाए जाते हैं वो हो कौन से एक्ट्स, एक्ट या अधिनियम। कौन से एक्ट या अधिनियम? देखिए, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी बनकर के आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्या था? व्यापार करना था। हम देखते हैं भारतीय इतिहास में, या आधुनिक भारत के इतिहास में देखा यह जाता है कि जो व्यापारिक कंपनी केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, कब? 1600 में। कब? तो 1600 में एक चार्टर, या चार्टर मतलब क्या, अधिकार पत्र, ठीक है, अधिकार पत्र प्राप्त करके ये व्यापारिक एकाधिकार लेकर के भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ समय के बाद में एक व्यापारिक कंपनी से क्या बन जाती है? प्रशासनिक कंपनी बन जाती है। इसी कंपनी को, जो भारत में व्यापार और प्रशासन चला रही है, इसे नियमित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर कुछ कानून या अधिनियम पारित किए थे। ठीक है, ये अधिनियम और कानून किस लिए पारित किए जाते थे? क्योंकि ये जो कंपनी थी, इसके प्रशासनिक कार्यों को, है ना, प्रशासनिक कार्य कहिए या इनके व्यापारिक कार्यों को कहिए, और फिर बाद में ये प्रशासनिक कंपनियां बन गई थी। तो इन सभी प्रशासनिक, व्यापारिक, यही दोनों लेके चलेंगे ना, कौन सा, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर कुछ कानून या अधिनियम पारित किए, जिन्हें हम भारत के संवैधानिक विकास के घटनाक्रम या संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि के तौर पर हम देखते हैं। ठीक है, इसे देखो, ये तो जो कानून है या नियम है, ब्रिटेन की संसद कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाती थी, है ना भाई। तो जब ये कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो इसे भारत का संवैधानिक विकास क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण यह है क्योंकि कहा जाता है कि इन्हीं एक्ट जो ब्रिटेन की संसद ने पारित किए हैं समय समय पर कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, इन्हीं एक्ट के माध्यम से भारत में प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक, उसके बाद कहना चाहिए कि राजनैतिक, ठीक है, इन आदि मूल्यों का विकास हुआ। ठीक है, हम कहते हैं कि भारत में सबसे पहले केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहना चाहिए, है ना, विधानसभा, क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद अलग अलग लेवल पर गवर्नेंस। ठीक, इन सभी का विकास हम देखते हैं क्या, इन एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, इसीलिए जितने भी एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारित किए थे भारत में, उन सभी को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं। ठीक है, अब इसको दो हिस्से में पढ़ा जाता है। देखिए, टोटल देखा जाए तो संसद ने जितने भी कानून पारित किए हैं कंपनी को लेकर के, भारत में उनके प्रशासन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, वो 1600 से लेकर के 1947 तक के जितने भी एक्ट हैं उन सभी को पढ़े जाते हैं। ठीक, इसको हम दो हिस्से में लेकर चलेंगे। एक जो हिस्सा होगा हमारा पार्ट 1, और दूसरा हिस्सा कहा जाएगा पार्ट 2। पार्ट 1 वाले हिस्से में हम 1600 से लेकर के, ठीक है, 1853 तक के जितने भी एक्ट थे, ठीक, इन एक्ट्स में एक विशेषता ये देखी जाती है कि इन एक्ट्स तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल कौन सी कंपनी बनकर रह जाएगी? एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर रहेगी। ठीक है, लेकिन 1853 के एक्ट के बाद में, मतलब तो साफ साफ बात यह है कि 1600 से लेकर के 1853 तक जितने भी एक्ट पारित किए जाएंगे, इन सभी में जो गवर्नेंस है वो सीधे सीधे डायरेक्टली गवर्नर जनरल या कंपनी के हाथ में रहेगा, जिसमें नाम मात्र सूचना ये ब्रिटेन की संसद को देते थे। लेकिन इसी 1853 के एक्ट के बाद में हो जाती है क्या, 1857 क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो मंगल पांडे वाला। ठीक है, इस 1857 के रिवोल्ट के होने के बाद में ब्रिटेन की संसद ने
ये बात होती है कि भाई अब ये दोबारा इस तरह से कहना चाहिए कि क्रांति ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन है या गवर्नेंस है वो कंपनी से लेकर किसको दे दी जाती है, ब्रिटिश क्राउन को। तो इसके बाद में क्या 1858 से लेकर के 1947 टिल द फ्रीडम ऑफ इंडिया तक के जितने भी एक्ट्स होते हैं ये सभी सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के गवर्नेंस के तौर पर किए जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये दो हिस्से में करना है। कौन सा? एक हिस्सा वो होगा जहां पर प्रशासनिक इकाई के तौर पर कंपनी काम कर रही है, उसके बाद दूसरा हिस्सा 1858 से लेकर के 1847 तक जितने भी एक्ट जो पारित होंगे वो किसके वहां पर प्रशासनिक जो पावर्स है वो किसके पास होंगे, सीधे ब्रिटेन की संसद के पास होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में जो हमें डिस्कस करना उन एक्ट्स पर हम एक करके बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो एक्ट हमको डिस्कस करना है वो क्या 1773, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक, अच्छा ये 1773 से पहले एक एक्ट मैंने आपको बताया क्या 1600 में था, जो कि वास्तव में एक चार्टर एक्ट था। ठीक है, चार्टर एक्ट था मतलब कि अधिकार पत्र था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो कहना चाहिए कि महारानी से लेकर के एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 1773 का एक्ट होगा। 1773 के जो एक्ट थे उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एक्ट सीधे सीधे संबंधित था कंपनी के काम को या उसके जो बॉडी, जो लोकल बॉडीज हैं जो कंपनी के लिए काम करती हैं, कंपनी खुद कह सकते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए आया गया था। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो सबसे पहला चीज क्या है, गवर्नर जनरल। कौन सा? गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या भारतीय क्षेत्रों में जिन जिन जगहों पर इनकी कंपनी होती थी उन सभी कंपनी में एक गवर्नर होते थे, गवर्नर अपॉइंट करते थे, वो सबसे उनमें हेड होता था कहना चाहिए। ठीक है, तो वो जो गवर्नर होता था उस गवर्नर को इस एक्ट के बाद से क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद की बात करेंगे। ठीक भाई, पहला पॉइंट होगा, मैं इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहा हूँ कि 1773 को पूरा एक्ट हम नहीं कर सकते, इसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं उसी पर हमें किताबों में वही दी जाती हैं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला क्या, गवर्नर जनरल, जो अलग अलग प्रांतों में गवर्नर होते थे उनको क्या कहा दिया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, फिर उस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य जोड़े गए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, तो फिलहाल अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। उसी तरीके से गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य जोड़े गए। इन 4 सदस्यों के अगर नाम पूछा जाए कभी तो क्या क्या बताएंगे, फ्रांसिस बोरवेल क्लेवरिंग और एक कौन, मॉन्फेराट। ठीक है, कौन सा, फ्रांसिस बोरवेल क्लेवरिंग मॉन्फेराट, ये जो 4 थे कौन थे, गवर्नर जनरल की परिषद में काम करने वाले लोग थे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट 1774 में, ठीक है, कब, 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जो थे वो कौन थे, एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे। ठीक है, इनके अलावा 3 और न्यायाधीश भी थे जिनका नाम था क्या, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और एक कौन थे, हाइड। ठीक है, क्या 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जिसमें एक मुख्य जज कौन, एलिजा इम्फे, और उसके अलावा 3 अन्य जज कौन से, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ये तीनों वहां पर होंगे। ठीक, उसके बाद आगे इसमें कहा जाता है कि कंपनी के कार्यों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ठीक, उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है ना, सॉरी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। उसके बाद कंपनी के जो लोग थे या कर्मचारी थे उन्हें
रिश्वत या उपहार आदि लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये 6 मेन पॉइंट्स हो जाएंगे, इतने मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, तो जो गवर्नर है उनको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अच्छा, ये पहले गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, वॉरेन हस्टिंग्स। वॉरेन हस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। उसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य जोड़े जाएंगे। कौन सा, फ्रांसिस बोरवेल क्लेवरिंग मॉन्टफेराट। इसी अधिनियम के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके मुख्य जज होंगे कौन से, एलिजा इंथे। बाकी 3 अन्य जज चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चौथे नंबर पर कंपनी के कार्यों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी। 5वां नंबर, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाएगी। 6वां नंबर में क्या, रिश्वत या उपहार किसके लिए, जो कंपनी के कर्मचारी वर्कर्स आदि हैं उनके लिए रिश्वत या उपहार लेना क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1773 के बाद जो अगला एक्ट हमको देखना है वो कौन सा, 1781 का एक्ट है। ठीक है, 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ये एक्ट संसद में पारित किया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए के उद्देश्य से क्या हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से पहला क्या कहा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। दूसरा नंबर इसमें कहा जाएगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में न्यायालय स्थापित किया गया था 1774 में, उसके एक क्षेत्राधिकार को, इसको क्षेत्राधिकार को पुनः परिभाषित किया गया। ठीक, उसके बाद जितने राजस्व संबंधित मामले थे, ठीक है, रेवेन्यू वाले जितने भी मामले थे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया। चौथे नंबर पर क्या कहा जाएगा कि जितने भी प्रांतीय न्यायालय होंगे, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय, इन प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील होगी वो सीधे कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ना होकर कहां हो जाएगी, गवर्नर जनरल की परिषद में की जाएगी। उसके बाद 5वें स्तर पर जो कंपनी है, कंपनी के जितने कर्मचारी हैं, उसके बाद जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद, ठीक है, ये जितने भी हैं इन सभी को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, कहा क्या बोला मैं, 5वें नंबर पर कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में जितने भी लोग हैं, उन सभी को न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मतलब उनके मामले में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वो संसद करेगी। ठीक है, इसके बाद में 6वें नंबर पर यह कहा जाएगा कि जो जितने भी नागरिक हैं, है ना, जो उस क्षेत्र में नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों का जो न्याय निर्णय किया जाएगा उनके धर्म के आधार पर। मतलब क्या, अगर कोई हिंदू है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो वो हिंदू को, उसके हिंदू के जो धर्म जो कानून के हिसाब से, और जो मुसलमान है उनको मुसलमानों के कानून के हिसाब से किया जाएगा। कहना किसी क्या, शॉर्टकट में एक बात कहें तो धार्मिक न्याय निर्णयन की क्या जाएगी, शुरुआत की जाएगी, कहां पर, कोर्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1781 का कोर्ट हो गया। क्या क्या खास बातें हैं, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को पूरा करने के लिए लाया गया था। इससे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पुनः परिभाषित किया गया। गवर्नर जनरल, उसकी परिषद और कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उन सभी को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाएगा। राजस्व संबंधी जितने भी मामले हैं उन सभी को जो सुप्रीम कोर्ट देखती थी उन सभी को कौन देखेगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद देखेंगे। उसके बाद धर्म के आधार पर क्या हो जाएगा, आपका न्याय निर्णय शुरू कर दिया जाएगा। ठीक, अब 1773, 81, उसके बाद कौन सा, 1784 का जो एक्ट है वो क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्या जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट में कुछ खास नहीं है, इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या जाएगा कि कंपनी में इसके जो प्रशासनिक होंगे, प्रशासनिक कार्य, ठीक है, गवर्निंग, एक क्या जाएगी, गवर्निंग बॉडी हो जाएगी, और एक कौन सा, जो ट्रेडिंग बॉडी थी, तो उसके लिए क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर, इस तरीके से 2 नए संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, 20 वर्ष का व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी भारत में ब्रिटिश ओन्ड लैंड है, देखो वहां उस समय वो राजा महाराजा जितने भी हमारे होते थे, उन सबको परास्त करके उनको हरा करके सारा लैंड एक्वायर कर रहे थे। तो पहली बार जितने भारतीय महाद्वीप में, उप महाद्वीप में जितने भी हिस्से जो ब्रिटेन या कंपनी के अंडर आते थे, उन सभी एरिया को ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य भारतीय क्षेत्र उनको कहा जाने लगा। ठीक है, इसमें उतना कुछ खास नहीं है, बस एक चीज जो मेन ध्यान रखना वो है क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया। और जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले, मतलब ब्रिटिश के कब्जे वाले जो क्षेत्र, कंपनी के कब्जे वाले जो क्षेत्र थे, उन सभी को ब्रिटिश आधिपत्य भारतीय क्षेत्र के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, फिर क्या 73, 84, 73, 81, 84, इसका 1786। ठीक, ये तीसरा एक्ट, चौथा एक्ट हो जाएगा हमारा 1786 का जो एक्ट था। हाँ, ये जो 1786 का एक्ट था, ये कार्नवालिस की शर्तों को, कार्नवालिस जानते हैं गवर्नर जनरल हुए, उनकी शर्तों को पूरा करने के लिए ये लाया गया था। कह सकते हैं कि कार्नवालिस को शक्ति प्रदान करने के लिए 1786 का जो एक्ट है वो पारित किया गया था। क्या क्या थी इसमें? एक तो ये कि जो कार्नवालिस है उसको अपनी परिषद, देखो गवर्नर जनरल की एक परिषद थी, तो किन्हीं कुछ मामलों में कार्नवालिस को, यानी कि गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो जैसे कोई भी निर्णय लेना है या कोई भी डिसीजन बनाना होता था, तो गवर्नर जनरल को हमेशा अपने परिषद के लोगों के साथ में जो मैक्सिमम वोट पड़े, है ना, बहुमत के आधार पर क्या करना होता था, कोई डिसीजन लेना होता था। लेकिन कार्नवालिस की शर्त थी कि किन्हीं मामलों में उसको अपनी परिषद की बात को या परिषद की सलाह को ना मानने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, क्या परिषद की सलाह को अस्वीकार करना। ठीक, मतलब क्या यहाँ पे गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि किन्हीं मामलों या कुछ एक मामलों में अगर परिषद लगे, अगर ऐसी स्थिति बनती है क्या कि परिषद के हिसाब से ना चला जाए, तो क्या कर सकेंगे, परिषद की सलाह को क्या कर सकेंगे, अस्वीकार कर सकेंगे। दूसरे स्तर पर यह कहा जाता है कि कार्नवालिस को सर्वोच्च सेनापति का भी क्या किया गया, पद प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 1786 का एक्ट है। इसमें केवल 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहला तो ये कि कार्नवालिस को शक्ति प्रदान करने के लिए ये लाया गया था, फिर कार्नवालिस ने अपनी, मतलब कार्नवालिस की बात को मानने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसमें उसको 2 प्रकार की शक्तियां दी गई थी। कौन कौन सी? एक तो वो कुछ एक बातों पर परिषद के सलाह को अस्वीकार कर सकेगा, मतलब ना मानकर भी अपने हिसाब से काम कर सकेगा। दूसरा क्या, उसको सर्वोच्च सेनापति का पद भी दिया गया था। ठीक है, फिर क्या, 1793, 1793 1793 के एक्ट में फिर 3 बातें होंगी। पहला क्या, ये जो 1786 के एक्ट में जो कार्नवालिस को शक्तियां प्रदान की गई थी, उन सभी शक्तियों का जो प्रसार होगा वो क्या कर दिया जाएगा, सभी 1786 का जो एक्ट था, इस एक्ट से गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो क्या, सभी गवर्नरों को दे दी जाएंगी, है ना, मतलब कि इसकी शक्तियों का जो विस्तार होगा वो कहां तक हो जाएगा, सभी गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा। उसके बाद जो कंपनी का जो वेतन है वो कहां से, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। इसके बाद में कंपनी का जो 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार है वो क्या कर दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान में रहेंगी। क्या, 1700 एक्ट का जो प्रावधान था वो सभी गवर्नर जनरल के लिए लागू कर दिया जाएगा। सैलरी आदि का जो भुगतान होगा वो भारतीय राजस्व से किया जाना लगेगा। उसके बाद
जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो क्या किया जाएगा, 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, अब इस 1793 के बाद आ जाएंगे क्या, 1813। 1813 के जो एक्ट है इसमें प्रमुख बातें क्या होंगी, एक तो क्या कि जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए, उसको कंप्लीट बंद कर दिया जाएगा। मतलब क्या कि व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। व्यापारिक एकाधिकार मतलब केवल इसी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, उसको समाप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि एशियाई देशों के लिए, एशियाई देशों के साथ जो ब्रिटेन की बाकी और कंपनियां हैं वो भी आकर व्यापार कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार जो है बना रहेगा। ठीक है। दूसरे लेवल पर ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को मतलब कहना चाहिए कि अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। तीसरे लेवल पर पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के लिए, पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख, है ना, प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने के लिए कहना चाहिए कि बजट में इस प्रावधान को शामिल किया गया। साथ ही एक कमेटी बनाई गई थी जिसको ठीक है, एक कहना चाहिए कि पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बजट में किया गया था, जिसकी अनुशंसा एक जनरल कमेटी थी, है ना। कहना चाहिए कि जनरल कमेटी के अनुशंसाओं के आधार पर यह किया जाना था। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल यही 3 बातें हैं। इसके बाद आते हैं किसमें, एक्ट ऑफ 1833, ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 1833 के एक्ट में क्या हो जाएगा, 1833 का जो एक्ट है इसमें सबसे पहली बात क्या जाएगी कि जो गवर्नर जनरल था, क्या है, जो गवर्नर जनरल है ना, इसको जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, मतलब जो बंगाल का गवर्नर है वो क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। इसके बाद सेकंड लेवल पर इसकी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा जाएगा, विधि सदस्य जोड़ा जाएगा। तीसरे नंबर पर कानूनों का वर्गीकरण शुरू किया जाए, कानूनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस। चौथे लेवल पर एक विधि आयोग गठित की जाएगी, विधि आयोग गठित किसके अध्यक्षता में, मैकाले। ठीक है, मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद कंपनी का जो व्यापारिक कंपनी थी उसके जो व्यापारिक शक्तियां हैं वो पूर्णतः समाप्त कर दी जाएंगी। इसके बाद कंपनी का काम केवल एक प्रशासनिक संस्था के तौर पर रह जाएगा। उसके बाद इस अधिनियम की धारा 87 के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, उसकी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा जाएगा, है ना। ये विधि सदस्य का काम होगा कि कानूनों का वर्गीकरण करें। उसके बाद एक विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उसको पूर्णतः समाप्त करके उसे एक प्रशासनिक निकाय के तौर पर सेट किया जाएगा।
उसके बाद क्या कंपनी मतलब सॉरी इस अधिनियम की धारा 87 के तहत क्या किया जाएगा, दास प्रथा को अवैध ठहरा दिया जाएगा, मतलब प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कहना चाहिए, है ना। इसके बाद जो गवर्नर जनरल है उसको पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार इसको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में क्या रह गया, एक ही बजट बनाने के लिए किया जाएगा, ठीक। उसके बाद में इसी अधिनियम के माध्यम से कंपनी में जो विभिन्न पद होते हैं उन पदों को प्रतियोगी परीक्षा, किससे, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन हालांकि ये एक होता है क्या, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके विरोध के कारण क्या जाएगा ये संभव, हालांकि प्रावधान किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षा ली जाएंगी, लेकिन इनके विरोध के कारण ये क्या हुआ, संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद में ये इस अधिनियम में एक और चीज रहेगी जो शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए जो भेदभाव होते थे, भेदभाव का मतलब क्या, जन्म, स्थान, लिंग या रंग आदि जो भी आधार हैं, उन आधारों पर कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए जो मतभेद या उनको वंचित किया जाता वो नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये 10 प्रावधान थे किसके, 1833 के एक्ट के, ये क्लियर है। इसके बाद एक आखिरी हिस्सा कौन सा, 1853 एक्ट ऑफ 1853। 1853 के एक्ट में कुछ खास बातें नहीं थी, केवल 3 बातें ध्यान रखेंगे, 1 2 3। पहली बात क्या है कि जो क्षेत्रीय विधान परिषद था उस क्षेत्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधियों को, किनको, स्थानीय प्रतिनिधियों को, ठीक है, चुनना शुरू कर दिए थे। उसके बाद कंपनी के जो व्यापारिक, प्रशासनिक और कौन से विधायी, इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर जो 90 नंबर में लिखा हुआ था क्या कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रयास किया गया था, यहाँ पर ये विरोध कारण ये सफल नहीं पाया था। वो 1853 के एक्ट में क्या किया जाएगा कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, मतलब कंपटीशन एग्जाम जैसा, कि अगर किसी को कंपनी का पद धारण करना है तो उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा आदि का आयोजन किया जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा हिस्सा, पहला हिस्सा किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो भारत का संविधान का है, क्लियर है। अब होता यह है कि अब यहाँ पर देखो कंपनी एक प्रशासनिक निकाय के तौर पर काम कर रही है। अब कंपनी का प्रशासन इस तरह से होगा या फिर उस तरीके से उसको धूमधाम से विरोध नहीं कहना चाहिए, वो गाय की चर्बी वाला मामला, गाय और सुअर की चर्बी कारतूस वाला मामला हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है क्या, 1857 का रिवोल्ट, ठीक। 1857 की क्रांति जाती है। ये क्रांति इतनी बड़ी तौर पर मतलब कहना चाहिए कि होता है 1857 का जो रिवोल्ट है, हालांकि ये असफल रहा। 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही, परंतु इसने ब्रिटेन की सरकार को हिला दिया। अब ब्रिटेन या ब्रिटिश संसद ये नहीं चाहती थी कि दोबारा कभी इस तर्ज पर विद्रोह हो। भाई ये तो हालांकि असफल हो गया, लेकिन अगर अब दोबारा ऐसा कुछ हो तो हम उसको दबा नहीं पाएंगे। इस उद्देश्य से 1857 के बाद जो ये कंपनी प्रशासन कर रही है, कहां पर, ये 6ठे नंबर पर जो बताया कि 1833 के एक्ट से कंपनी को जो व्यापारिक कंपनी से हटा करके उसको जो एक प्रशासनिक कंपनी बनाया गया था, उसके प्रशासन को वापस ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेगी, ठीक है। तो इसके बाद से जो एक्ट हमको पढ़ना है वो कौन सा आएगा, 1858, 1858 से लेकर के 1947 तक, ठीक। यानी कि भारत की आजादी तक जितने भी अधिनियम पारित किए जाएंगे इन सभी को हमको देखना है। यहाँ पर एक चीज और है, 11वां पॉइंट जो मैं शायद मिस कर गया, कि यहाँ पर इस अधिनियम से पहले जितने भी कानून आते थे उन सबको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था, नियामक कानून कहा जाता था, ठीक है। मतलब क्या, प्री 1833 के जो पहले के जो कानून होते थे उन सभी कानूनों को क्या कहा जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाएगा, मतलब क्या, नियामक कानून कहा जाएगा। लेकिन इस 1833 यानी कि पोस्ट 1833 के बाद जितने भी एक्ट होंगे उनको वास्तव में अधिनियम या एक्ट कहा जाएगा,
क्लियर है? कानून दोनों है, एक्ट दोनों पारित किए जा रहे थे, लेकिन 1833 के पहले के जितने भी जो कहना चाहिए लॉज आएंगे वो सभी रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक कानून कहले जाएंगे, और 1833 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे उन सबको अधिनियम या एक्ट के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। कहाँ तक का? 1853 तक का जो एक्ट है। अगले पार्ट में हम 1858 से लेकर के 1947 तक जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।